ने अध्ययन किया और आज नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय, टॉपिक का नाम है लोकतंत्र क्या एवं क्यों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हालांकि विश्व में, पूरे विश्व के देशों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारी शासन पद्धतियां हैं, लेकिन उन सभी में से सबसे जो बेहतर माना गया है उसको माना गया है और वह है लोकतंत्र। और भारत सौभाग्य से लोकतंत्र शासन प्रणाली पे यहाँ की जो भी शासन कार्य प्रणाली है, कार्य पद्धति वह संचालित होते हैं। क्लियर हुआ? इसमें जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि विश्व में बहुत सारी शासन पद्धतियां, जैसे आपने लोकतंत्र, फिर आप प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में जाएंगे जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। प्राचीन काल से मतलब क्या था कि जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ था और उस प्रकार की वो भी एक शासन पद्धति थी, लेकिन उस पद्धति को हम लोग किस नाम से जानते थे? मतलब क्या था? राजतंत्र। मतलब कि क्या था? राजाओं का शासन था। फिर अन्य तमाम पद्धतियों का अध्ययन करते हैं तो अधिनायक तंत्र है, ठीक है, कुलीन तंत्र है, डिक्टेटरशिप है। जो अधिनायक तंत्र है, जो आपका उदाहरण के तौर पे आता है, इधर दक्षिण कोरिया में जाएंगे तो किंग जॉन का नाम आता है, किंग जॉन। उसके विषय में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर फुर्सत मिलेगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो बेटा ये सब सारी जो है क्या है, विश्व में तमाम प्रकार के जो राज्य है, अपने यहाँ जो नियम कानून है, जिस आधार पे राज्य को गवर्न किया जाता है, ये तमाम पद्धतियां, लेकिन उन सभी में प्रजातंत्र शासन प्रणाली, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी या जनतंत्र के नाम से जानते हैं। जनतंत्र में जन मीन्स लोग और तंत्र में व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण जो शक्ति होती है शासन को संचालित करने की, शासन को गवर्न करने की, जो व्यक्ति अधिकृत होगा या शासन सत्ता पे जो सुप्रीम व्यक्ति होगा, जो सर्वोच्च व्यक्ति होगा, या ये कह लीजिए जो राष्ट्र का पहला जो व्यक्ति होगा, राष्ट्र का पहला व्यक्ति कौन, किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति। उसको वहां तक चुनने का अधिकार किसका होगा? भारत के आम नागरिकों का होगा। मीन्स भारत के वे स्त्री पुरुष है जिनकी उम्र 18 से अधिक है, वे भारत के वयस्क नागरिक माने जाएंगे और इस आधार पे उनको वहां पे भेजने का अधिकार है, ऐसे नागरिकों को दिया जाता है। लोकतंत्र जो शब्द है, इस पे हम आपका ध्यान आकर्षण चाहेंगे। लोकतंत्र शब्द इंग्लिश के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटिया से बना हुआ है। डेमोस का मतलब होता है जनता का और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। मीन्स ऐसी शासन प्रणाली जिसमें संपूर्ण जो जिम्मेदारी है, संपूर्ण जो भागीदारी है, वह किसकी होगी? वहां की आम जनता की होगी। इस आधार पे डेमोक्रेसी जो है, वह लोकतंत्र जो है, वह विश्व के सभी प्रकार की जो भी शासन पद्धतियां हैं उन सभी में बेहतर होता है। इसमें अभी तो आपने लोकतंत्र को समझा, और लोकतंत्र की परिभाषा के विषय में यदि हम बात करें तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने, भिन्न भिन्न शास्त्रियों ने, नागरिक शास्त्रियों ने अपने अपने तर्क से तमाम प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, लेकिन उन सभी में एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आती है। अब्राहम लिंकन महोदय का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन महोदय। उनकी जो थियरी आती है कि लोकतंत्र की परिभाषा है, वह क्या होता है? वह सबसे बेहतर माना जाता है। अब्राहम लिंकन महोदय ने कहा था, लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। इस परिभाषा में आपने देखा कि संपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? जनता का। सब सारा श्रेय किसके पास है? जनता का है। जनता जिसे चाहे वह उसको शासन में भेजे और जनता जिसको चाहे उसको निश्चित समय अंतराल के बाद फिर क्या करती है? वहां से वापस भी बुलाने का अधिकार जनता के पास है। मतलब यदि वह व्यक्ति, वह
जिसे शासन सत्ता में भेजा जाता है। यदि वह नागरिकों के उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो क्या होता है, जनता फिर दूसरी बार उसको वहां भेजने से मना करती है। मतलब जब इलेक्शन का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, तो जनता ऐसे लोगों को क्या करती है, ठुकरा देती है। और इस आधार पे यह तो रहा लोकतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा। आपने प्राचीन समय में देखा होगा जब राजतंत्र हुआ करता था, राजतंत्र में या राजतंत्र के अलावा अन्य जो शासन प्रणालियां उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, बात नहीं बेटा। तो राजतंत्र में क्या था, राज्य का जो मालिक होगा वह कौन होगा, राजा होगा। और जो राजा होगा बेटा वह क्या होता था, एकदम वंशानुगत नहीं कहा जाएगा, हाँ वह एकदम आनुवंशिक था। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें चली आ रही थी। राजा के न रहने के बाद, राजा की मृत्यु के बाद क्या होता था, उस गद्दी पे कौन बैठेगा, उसका पुत्र बैठेगा, उसकी पुत्री बैठेगी या उसका भाई बैठेगा। कोई तीसरा व्यक्ति यदि चाहे तो वह उसके लिए संभव नहीं था। इसीलिए कहा गया था कि राजा क्या होता है, राजा बना नहीं बल्कि राजा पैदा होता था। लेकिन प्यारे बच्चों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। भारत देश कुछ खुशी और कुछ गम के साथ 15 अगस्त सन 1947 को आजाद होता है। और अब यहाँ आवश्यकता पड़ती है एक नए संविधान की, अपने यहाँ की अपनी संविधान की। और इस आधार पे 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। कितना समय लगा, हाँ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और भारत का संविधान विश्व का, आप कल्पना कीजिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। जब वो संविधान बना तो उस समय उसमें 395 अनुच्छेद और नहीं बेटा 8 अनुसूचियां उस समय थे। जब भारतीय संविधान की रचना हुई थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और आज लगभग 444 से ज्यादा अनुच्छेद हैं और आज 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि संविधान को इस उद्देश्य से बनाया गया था कि समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से संविधान में संशोधन होने चाहिए। आप कल्पना कीजिए, संविधान 1949 का बना और लागू कब किया जाता है, 26 जनवरी 1950 को। तब से लेके आज तक बहुत सी ऐसी परिस्थितियां बदली होंगी। तो निश्चित रूप से यदि उसमें ऑप्शन नहीं रहा होगा तो निश्चित रूप से उसमें यह व्यवस्था किया गया कि संविधान कैसा होना चाहिए कि समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से उसमें संशोधन होना चाहिए। तभी लोगों का उस पर क्या होगा, विश्वास होगा। हम संविधान की बात क्यों मानते हैं, नियम कानून मानते हैं ना, तो क्योंकि उसमें मेरा हित है। जिस दिन हमको लगने लगेगा कि नियम कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है तो आदमी क्या करेगा, आदमी का उससे विश्वास उठ जाएगा। और इस आधार पे भारत के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया। और इस आधार पे उसमें आपने देखा कि राजतंत्र में जो राज्य का जो राजा होगा वह वंशानुगत होता था, वह किसी रानी के गर्भ से पैदा होता था। लेकिन जब लोकतंत्र हुआ, भारत का जब संविधान बनता है, तब वह राजा या रानी कहाँ से आते हैं, किसी रानी के गर्भ से नहीं बल्कि चुनाव की मतपेटियों से आते हैं। मतलब कि भारत की जो आम जो नागरिक है, भारत के जो आम लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं, वो क्या करते हैं, वे स्वेच्छा से अपने अपने उम्मीदवार को चुनते हैं और उसको वहां शासन में भेजते हैं। तो क्लियर हुआ लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की परिभाषा। आगे हम आपको थोड़ा सा और शेयर करेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है, क्यों लोकतंत्र बेहतर है अन्य जो प्रणाली है उससे क्यों बेहतर है, उसके विषय में आपसे शेयर करूंगा। तो इसमें बात आती है कि लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, कोई बताए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बोलो। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जैसे होता है कि भारत में जो चुनाव प्रणाली है वह अप्रत्यक्ष रूप में होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब कि डायरेक्ट जनता नहीं सुनती है। जैसे अभी आपने देखा 2024 में जो चुनाव हुए
उसमें आपने देखा, या अन्य जो चुनाव होते हैं उसमें आपने देखा क्या कि जो जनता होती है वो डायरेक्ट क्या करती है, चुनाव में भाग नहीं लेती है, या अपना मनपसंद क्या करते हैं उम्मीदवार है को चुनती है। जैसे मान लीजिए भारत एक निर्वाचन क्षेत्र है, यदि हम लोकसभा की बात करें तो भारत में कितने लोकसभा सीटें हैं? हाँ, जब भारतीय संविधान की रचना हुई थी तो उस समय भारतीय संविधान में लोकसभा बात नहीं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 थे। कितने थे? 552। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें या लोकसभा सदस्यों की संख्या 80। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश में। और आपको ये भी मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जान जाइए कि आज तक भारत में जितने प्रधानमंत्री बने हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्रियों को भेजा है। 5 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बने हैं। और सबसे ज्यादा यदि सीटें कहाँ की है लोकसभा में तो उत्तर प्रदेश की ही है, यानी कि 80 सीटें। और 80 सीटें जब निकलती है, जिस पार्टी की निकलती है वह भाग बदल देता है, उसी की सरकार भी लगभग बनना तय होता है। तो मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा ही, भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 552, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बोलो कितना है? 250। 250। खैर मेरा ये टॉपिक आज का नहीं है, लेकिन हम आपको ले चल रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो भारत की चूंकि आबादी इतनी ज्यादा है तो भारत में व्यवस्था लाई है कि डायरेक्ट न होके बल्कि इनडायरेक्ट में निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। जैसे हम लोग किसको चुनेंगे? अपने यहाँ के सांसद या विधायक को चुनते हैं ना। जब सांसद मतलब एमपी, एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधायक एमएलए का फुल फॉर्म, हाँ वेरी गुड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वे लोग जब चुन के जाते हैं तो वहां जाते हैं तो फिर वे लोग अपने अपने इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लेकिन हम लोगों का भी वो क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते। हम लोग डायरेक्ट संसद में जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, लेकिन वो हमारा प्रतिनिधि होता है, हमारा वो सांसद होता है, हमारा वो विधायक होता है जो संसद में जाता है, तो विधानसभा में जाता है और हमारी जो समस्याएं होती है वहाँ वह रखता है और उस पर फिर त्वरित गति से कार्रवाई होती। तो इस आधार पे लोकतंत्र की जो विशेषता है, उसे पहला पॉइंट आता है कि लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सभी अंतिम एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा टीवी पे, न्यूज वगैरह पे सुना होगा, देखा होगा, जो भी नियम कानून बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? संसद में। और राज्य की यदि बात होगी तो वह राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में होती है। तो वह क्या करता है, वो जो सांसद होते हैं, वो जो विधायक होते हैं, वह हमारे द्वारा हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी समस्याओं को ले जाते हैं, संसद में ले जाते हैं, विधानसभा में ले जाते हैं, राज्यसभा में ले जाते हैं, विधान परिषद में ले जाते हैं और उस पे नियम कानून बनता है। और इस आधार पे इनडायरेक्ट व्यवस्था है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से शासन संचालित होते हैं। दूसरी पॉइंट की यदि हम बात करें कि लोकतंत्र में चुनाव जनता को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है जहां वह निष्पक्ष मतदान द्वारा सरकार को चुन सकती है। आपने नाम सुना होगा टीएन शेषन का नाम सुना है? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मतलब जो चुनाव की बेटा जो संपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की है। इस आधार पे चुनाव एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आपने देखा कि निष्पक्ष है। निष्पक्ष का मतलब बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। पहले आपने सुना होगा कि बूथ कैप्चरिंग होती थी और पहले चुनाव की प्रणाली नहीं थी। पहले आपने अभी आपके गांव के बाबा होंगे या पुराने जो लोग हैं उनसे आप बात को शेयर कीजिएगा तो बोलेंगे, पहले हाथ उठाते लोग, गांव का सरपंच कौन होगा, तो गांव के सभी लोग क्या होते थे, इकट्ठा हो जाते थे किसी गांव के स्थल पे और कौन किसके पक्ष में हाथ अपना
मत देगा या कौन चाहेगा, कौन सरपंच हो गए, तो लोग क्या हाथ उठाते थे। तो जिधर से ज्यादा मत उठ जाता था उनको गांव का सरपंच बना दिया था। लेकिन वो आपको मालूम होगा, वह जो सरपंच थे उस समय जमींदारी प्रथा होती थी, लोग डर के मारे, भय के मारे क्या करते थे, हाथ को उठाते थे। लेकिन आज क्या है, आज हम आप जाते हैं तो क्या होता है, निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय के। और आज तो ऐसा है, बीबी पैट आपने नाम सुना होगा, वह आपको क्या करता है, लोग में एक भ्रामक है, मैसेज जाता है कि यार वोट किसी और को दिया जाता है, वोट कहीं और जाता है। तो इस भ्रामक स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार एवं निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट एक मशीन वहां लगाई जाती है। जैसे आप वोट वहां डालोगे तो फिर क्या होगा, वहां से पहली बात तो बीप की आवाज आएगी, रेड बटन जलता है, आप देखे नहीं होंगे कभी अभी, चूंकि आपकी उम्र 18 से कम है तो आपको अवसर नहीं मिला होगा, हो सकता है चोरी छिपे आप गए हो तो अलग की बात है, फर्जी वोट देने गए हो तो देख लेना। तो वहां पे क्या होगा, आपका बैलेट यूनिट होता है और क्या होता है, वीवीपैट लगाया जाता है। जैसे आप बेटा यहाँ से आप क्या करोगे, अपने मन पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पे जैसे आप दबाओगे तो यहाँ से रेड है, जो हरी बटन है जलेगी, बीप की आवाज होगी और तुरंत यहाँ से ये जो वीवीपैट जो मशीन लगा है इस पे तुरंत पर्ची गिरेगी कट के, जिससे चुनाव चिन्ह पे आपने वोट दिया है उस चुनाव चिन्ह पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से पर्ची कट के गिरती है। और जो हमारा वोटर होता है, हमारा जो मतदाता होता है, वह भाग्य विधाता होता है और वह संतुष्ट होता है कि हाँ मैंने फला चुनाव चिन्ह पे वोट दिया है और जो पर्ची गिरी है वह उसी की है, तो वह आश्वस्त होता है। इसलिए आज यहाँ लोकतंत्र की सबसे अच्छी जो विशेषता है, यहाँ जो मतदान प्रक्रिया है वह क्या है, निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। आप बिना, हमारा वोटर बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के आता है, अपने मन पसंद के उम्मीदवार को वोट दे के आता है और वह विजयी होता है और शासन संचालित कराने में उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तीसरा पॉइंट है, चुनाव का यह विकल्प लोकतंत्र में सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। यह व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, एक वोट और एक मूल्य, इसका मतलब क्या है, यही जो अधिकार है बेटा, यह है लोकतंत्र। क्या है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि वह समानता की बात करता है, लोकतंत्र समानता की बात करता है। अभी आपने देखा एक वोट एक मूल्य, मतलब चाहे वह अडानी अंबानी हो या एक गांव का मजदूर हो, एक श्रमिक हो, एक रिक्शा चालक हो, सभी के दोनों के मतों का मूल्य क्या होता है, एक बराबर होगा ना। ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं वो अडानी अंबानी वो बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं तो उनके वोट का मूल्य कुछ और होगा, और जो रिक्शा चालक है, जो श्रमिक है, ये जो मजदूर है, जो दिहाड़ी वाला है, जो ठेला वाला है, इसकी मतों का मूल्य उससे कम होगा। ऐसा होता क्या है, नहीं होता है। और यही लोकतंत्र की बेटा सबसे मजबूत पक्ष होता है कि यहाँ क्या है, सभी लोग क्या होता है, एक समान है, उसमें किसी भी प्रकार के जात धर्म क्षेत्र भाषा मजहब के आधार में किसी भी प्रकार की कोई विविधता देखने को आपको नहीं मिलती है। और इस आधार पर लोकतंत्र के जो सबसे जो अच्छी विशेषता है, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वह क्या है, समता पर आधारित है, समानता पर आधारित है, इक्वलिटी। आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी बात कही गई है, जो अधिकार आपको नहीं थे लेकिन आज बड़े क्या है, गट के साथ आप कहते हो कि यह मेरा अधिकार है, दिस इज माई राइट। और आपका अधिकार है तो आप कोर्ट की शरण लेते हो, आप जिले पे जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, अधिकार है तो आपको कोई उसे छीन नहीं सकता है। लेकिन यह अधिकार पहले नहीं था, तो इस आधार पे आपके अधिकारों की बात करती है। और जब भारतीय संविधान की रचना हुई थी तो भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, नहीं बेटा उस समय 7 थे, जो मैं बता रहा हूं उस समय 7 थे जब भारतीय संविधान की रचना हुई थी। लेकिन आज वर्तमान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। किसको निकाल दिया गया, संपत्ति का अधिकार। क्यों निकाल दिया गया, इसमें कभी यदि फुर्सत मिलेगी
तो मैं बताऊंगा, मेरा आपको एक चीज वहां बताने का ध्यान, मतलब आपका ध्यान आकर्षित चाहूंगा, उसमें जो पहला जो पॉइंट था, जो पहला नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है वह क्या है? वह है समानता का अधिकार। समानता पहला अधिकार। अब प्रश्न उठना चाहिए कि जब आपके पास 6 मौलिक अधिकार थे, हैं 7 मौलिक अधिकार थे, तो पहले नंबर पे समानता की बात क्यों की गई? होना चाहिए ना। दूसरा कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शोषण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें पहला अधिकार समानता को क्यों रखा गया? और यही लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। समानता का अधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, क्योंकि इसमें समानता की बात कही गई है। यहाँ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी तरह से, जो भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जात धर्म क्षेत्र भाषा मजहब संप्रदाय भाषा बोली खान पान रहन सहन क्या है, सभी क्या है, भले ही अलग हो लेकिन हम एक हैं और हम सभी को समान अधिकार की बात हमारा संविधान देता है। और यह सबसे अच्छी विशेषता होती है भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र में सभी नागरिक क्या एक समान है। और इस आधार पे इन तमाम जो तर्क मैंने दिया है लोकतंत्र की विशेषताओं में, यह इससे साबित होता है कि लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है वह विश्व में जितने भी शासन प्रणाली है, विश्व के जितने भी देश हैं जो अलग अलग पद्धतियों से शासन संचालित करा रहे हैं, उसमें जो लोकतंत्र है उन सभी में बेहतर है। और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे इस प्रकार की शासन पद्धति को अपनाई जाती है। आपको फुर्सत मिलेगा, इतिहास पढ़िएगा, अपने अतीत में जाइएगा, जब हम गुलाम थे प्राचीन काल में। प्राचीन काल का मतलब जब राजा महाराजाओं का शासन था। उसके बाद मध्यकाल की हम बात करें, मध्यकाल मतलब जब ब्रिटिश सरकार भारत को अपना एक उपनिवेश बनाई थी, उस स्थिति का बात करें, उस समय का बात करें और आज का बात करें, तो निश्चित रूप में आप में बहुत अंतर परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। तो निश्चित रूप से हम और आप भाग्यशाली हैं कि हमारा देश क्या है, बोला जाता है विविधता में एकता। हम अलग अलग क्षेत्रों में विविध हैं, विविध हो सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आएगी तो हम कहते हैं हम सभी क्या है, एक हैं। हमारी भाषा एक, कुछ दूरी पर जाएंगे 8-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो अलग अलग भाषा मिलेगा, अलग अलग संस्कृति मिलेगी, अलग अलग सभ्यता मिलेगा, अलग अलग खान पान मिलेगा, लेकिन हम बड़े गर्व से कहते हैं, और ये हमारी भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम क्या है, विविधता में एकता। हम विविध रूप में जरूर है लेकिन हम सभी क्या है, एक है। और इस आधार पे यह हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। बंद कर दो, काट दिए।